आजादी का अमृत महोत्सव जश्न है उस स्वतंत्रता का जिसके लिए अनगिनत बलिदान हुए। लेकिन इस जश्न की परछाइयों में एक कहानी ऐसी भी है जिसमें कलम की एक लकीर ने सदियों से जुड़े लोग, घर, मकान, उनकी भावनाएं अलग कर दी, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। साल था 1947। भारत धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार से अपना ताज वापस लेने की तैयारी कर रहा था और उसी बीच दूर इंग्लैंड में एक अंग्रेज एक नक्शे पर झुका बैठा था, जिसे ना तो भारत की धरती की जानकारी थी, ना ही इसकी धूल की महक पता थी और ना ही भारत के लोगों की भावनाएं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के धार्मिक आधार पर लोगों का आपसी मेल भाव पता था। उसे आदेश मिला कि भारत के 2 टुकड़े करने हैं और भारत से एक जमीन का बड़ा टुकड़ा अलग करके एक नए देश को बना देना है, वहां के लोगों की भावनाओं को बांट देना है। इस अंग्रेज रेडक्लिफ के पास ना तो यहाँ के मिट्टी की महक थी, ना ही गलियों की आवाज और ना ही गांवों की रूह, लेकिन उसके द्वारा नक्शे पर खींची गई एक लाइन आने वाले समय में लाखों जिंदगियों को बदलने वाली थी, तबाह करने वाली थी। ये वही लकीर है जो आजादी के जश्न के साथ लाखों लोगों के दर्द और बिछड़न की गवाही बन गई। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। क्या थी ये लकीर और क्या थी इस लकीर को खींचने वाले शख्स की कहानी, आइए जानते हैं। 1947 का साल था और भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन इस आजादी के साथ एक बंटवारे का साया भी था। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये सदियों से साथ रह रहे लोगों, उनके घरों, खेतों, दोस्तों और रिश्तों का भी बंटवारा था। और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल भारत और पाकिस्तान के बीच एक साफ सीमा रेखा खींचना था। ऐसे में ये जिम्मेदारी सौंपी गई एक ऐसे अंग्रेज को जिसने कभी भारत की मिट्टी पर कदम भी नहीं रखा था। उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। इंग्लैंड में ये एक काबिल जज के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन भूगोल उनका विषय नहीं था, न ही उन्हें भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक बुनावट की गहरी जानकारी थी। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी कि रेडक्लिफ भारत के किसी इलाके, किसी समुदाय, किसी नेता के प्रति भावनात्मक पक्षपात नहीं रखेंगे। लेकिन वो भूल गए कि सरहदें कागज पर नहीं बनती, वो इंसानी जिंदगियों में उतरती हैं। जब रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी दी गई तब उनके पास सिर्फ 5 हफ्ते थे। 5 हफ्तों में उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच वो लकीर खींचनी थी जो आने वाली पीढ़ियों के नक्शे में दर्ज हो जाएंगी। जिसके बाद सर रेडक्लिफ भारत आए और सीधे दिल्ली पहुंचे। उन्होंने पंजाब और बंगाल, इन 2 सबसे बड़े और संवेदनशील इलाकों का बंटवारा करना। उनके पास ना तो समय था, ना नेताओं से मिलने का मौका, मोहम्मद अली जिन्ना से भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से भी नहीं। उनके सामने जो था वो थे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दिए गए नक्शे, 1941 की जनगणना के आंकड़े और कुछ रिपोर्ट्स। उन्हीं पर भरोसा करके उन्हें ये फैसला लेना था कि कौन सा जिला भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में जाएगा। बंटवारे में सबसे पेचीदा मामला पंजाब का था। यहाँ पर धार्मिक आधार पर गांवों को और लोगों को बांटना कोई आसान काम नहीं था। कई जिलों में हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ मिलकर रहते थे, तो कई गांवों में केवल हिंदू या फिर मुसलमान। कुछ गांव ऐसे थे जिसमें केवल सिख ही रहते थे। ऐसे में रेडक्लिफ को यह तय करना था कि कैसे इनका धार्मिक और सामाजिक आधार पर बंटवारा किया जाए जिससे वो आपस में मेल भाव से रह सके। इंग्लैंड की कोर्ट में फैसले सुनाने वाले जज रेडक्लिफ के पास आंकड़े तो जरूर थे कि कहां किस धर्म के लोग कितनी संख्या में रहते हैं, लेकिन उसको यहाँ के लोगों का दुख दर्द, यहाँ के लोगों का प्यार, आपस में मेल जोल कतई नहीं पता था जिसको लेकर इसका सही सही बंटवारा किया जा सके। वह यहाँ के लोगों की उन भावनाओं से भी अछूता था कि कैसे लोग एक साथ त्योहार मनाते हैं। हिंदू ईद तो मुस्लिम दिवाली मनाते हैं, सिख, हिंदू और मुस्लिम सारे लोग मिलकर एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं और साथ साथ त्योहार मनाते हैं। उनके फैसलों में कई मोड़ ऐसे आए जिन्होंने इतिहास बदल दिया। फिरोजपुर और गुरदासपुर ये जिले भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के नजदीक थे और मुस्लिम लीग को पूरा यकीन था कि ये उनके हिस्से में आएंगे। रेडक्लिफ भी शुरू में ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें सुझाव दिया कि फिरोजपुर भारत को दिया जाए। वजह थी कि यहाँ सिंचाई का मुख्यालय और एक बड़ा शस्त्रागार था जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम था। गुरदासपुर का मामला भी इसी तरह का था। आधी आबादी मुस्लिम थी और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ये जिला उसे मिलेगा। लेकिन जब रेडक्लिफ ने इसे भारत के हिस्से में डाल दिया तो इससे भारत को जम्मू कश्मीर तक पहुंचने में एकमात्र जमीनी रास्ता मिल गया। अगर ये फैसला उल्टा होता तो शायद कश्मीर की कहानी अलग होती। दूसरी तरफ लाहौर का बंटवारा भी काफी जटिल मामला था।
ये एक बड़ा शहर था और यहाँ पर काफी संख्या में सिख आबादी थी। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि लाहौर भारत के हिस्से में दिया जाएगा ताकि वहां पर सिख आराम से रह सके। लेकिन आखिरी समय में रेडक्लिफ के दिमाग में एक विचार आया कि लाहौर बड़ा शहर है, अगर उसे भारत के हिस्से में दे दिया गया तो पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं बचेगा। ऐसे में आखिरी समय पर नक्शे पर उसके पेंसिल से एक लकीर खींची और लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बाद में रेडक्लिफ ने खुद कहा कि इस नक्शे के बंटवारे में उसका झुकाव मुसलमानों की तरफ कुछ ज्यादा ही था। रेडक्लिफ ने इन फैसलों के दौरान कभी उन गलियों को भी नहीं देखा जहां बच्चे खेलते थे, न वो खेत देखे जहां किसान काम करते थे, न वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे देखे जो एक दूसरे के आंगन में खड़े थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी एक लकीर से कितने लोग हमेशा के लिए घर छोड़ देंगे, कितने दोस्तों की आखिरी मुलाकात हो जाएगी, कितने रिश्ते खत्म हो जाएंगे। 5 हफ्तों में उन्होंने कागज पर लकीर खींची और वो लकीर जमीन पर उतरते ही खून से भर गई। 17 अगस्त 1947 को आजादी के 2 दिन बाद इस बंटवारे की घोषणा हुई। लोगों को अचानक पता चला कि उनका गांव, उनका घर अब किसी और देश में है। अफरा तफरी मच गई। ट्रेनें भर भर कर लोगों को सरहदें पार कराने लगी, लेकिन ये सफर सुरक्षित नहीं था। कई ट्रेनें लाशों से भरी पहुंची, गांव जलाए गए, लोगों के कत्ल किए गए और लाखों महिलाएं अपहरण और बलात्कार का शिकार हुई। 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए, करीब 30 लाख लोग मारे गए। रेडक्लिफ ने अपना काम पूरा किया और चुपचाप भारत छोड़ दिया। उन्होंने कभी अपने फैसलों का बचाव नहीं किया और न ही यहाँ वापस आए। शायद वो जानते थे कि उनकी खींची गई लकीर ने न सिर्फ 2 मुल्क बनाए हैं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों में ऐसा जख्म जोड़ा है जो आज भी पूरी तरह से भर नहीं पाया। ये कहानी सिर्फ एक शराहत की नहीं, बल्कि उसकी कड़वी सच्चाई भी है कि नक्शे पर खींची लकीरें चाहे जितनी ही सीधी दिखें, लेकिन जमीन और दिलों पर वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है। भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई वो लकीर जिसे बनाने वाला कभी इस धरती पर आया नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी का बुरा असर आज भी सरहदों के दोनों ओर देखने को मिलता रहता है। तो इस कहानी में बस इतना ही। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।